नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए ग्रामीण प्रवेश का पोर्शन लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 भू सर्वेक्षण तथा भू सर्वेक्षण यंत्र पढ़ेंगे। इससे पहले 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर ना देखे हो तो जरूर देख लीजिए। ये चैप्टर जो है हम इस बुक से कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि बच्चों के लिए पूरी बुक पढ़ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसलिए हम आपके साथ मिल करके इस बुक को पूरा कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, तो इस बुक में 6000 प्लस मतलब कि 6000 क्वेश्चंस दे रखे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। तो इन सभी वन लाइनर क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको कोई बोरियत नहीं होगी, क्योंकि आप साथ साथ हमारे पढ़ेंगे तो करीब एक चैप्टर एक दिन में लगभग हम कंप्लीट कर देते हैं। तो आपके लिए 11 डेज में, मैं सोचता हूँ कि 11 डेज में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ग्रामीण प्रवेश। ठीक है, तो चलिए आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट लेकर के आए हैं। उससे बुक शुरू करने से पहले, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिखाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हीरे की तरह चमकने के लिए, समाज में अपना मुकाम बनाने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई तीसरा, कोई दूसरा आपके लिए मेहनत करने नहीं आएगा। अगर आपको लेखपाल में अपनी एक सीट 100% पक्की करनी है तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भूमि के धरातल पर अवस्थित बिंदुओं की मापतोल करना कहलाता है। तो भूमि की धरातल पर जो बिंदु होते हैं, जैसे कोई खेत है, अब खेत होगा तो इस तरह से ये खेत रहता है, तो ये जो बिंदु है ये 4 बिंदु ही तो हैं। तो इन चारों बिंदुओं के बीच की दूरियों को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मापतोल कर रहे हैं। तो ये सब क्या कहलाता है, भू सर्वेक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, भू सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक है, भू सर्वेक्षण हेतु किन यंत्रों की सहायता ली जाती है। तो देखो किसकी सहायता ली जाती है, चैन। चैन क्या होता है, चैन को बोलते हैं जरीब। क्या बोलते हैं, जरीब बोलते हैं। तो चैन की एक लंबाई होती है निश्चित, तो उससे क्या नाप की जाती है। चैन, कंपास बोलते हैं, प्लेन टेबल चाहिए होता है, और थियोडोलाइट चाहिए होता है। चैन या फिर जरीब कितनी कड़ी या टुकड़ों की होती है। तो चैन जो होती है या जरीब होती है उसमें कितने टुकड़े होते हैं, मतलब इस तरह से साकर टाइप से होती है, आपको पता होगा। तो इसके अंदर इस तरह से दूसरी ऐड रहती है। तो ये जो रहती है इसमें कितने टुकड़े जुड़े होते हैं, तो इसमें 100 टुकड़े होते हैं। कितने टुकड़े होते हैं, 100 टुकड़े होते हैं। जरीब कितने प्रकार की होती है, तो जरीब जो है गैल्टर, रेवेन्यू, इंजीनियरिंग और मीटर, ये 4 तरह की जरीब होती है। रेवेन्यू जरीब में कितनी कड़ियां होती है, तो 16 कड़ियां होती है। कितनी कड़ियां होती है, 16 कड़ियां होती है। रेवेन्यू जो जरीब होती है उसमें कितनी कड़ियां होती है, 16 कड़ियां होती है। रेवेन्यू जरीब की लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 33 फीट। कितनी लंबाई होती है, 33 फीट। याद रखना है, क्योंकि नाम से क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, तो आपको इस तरह से टिक करना पड़ेगा, 33 फीट। ठीक है, आगे देखते हैं। मीटर जरीब में कितनी कड़ियां होती हैं, तो मीटर जरीब में कितनी कड़ियां होती हैं, 16 कड़ियां होती हैं। कितनी कड़ियां होती हैं, 16। मतलब कितने इस तरह से होती हैं, 6, क्या नाम है, 100 होती है। सॉरी, कितनी होती है, 100 होती है। इंजीनियरिंग जरीब की लंबाई कितनी होती है, लंबाई होती है इसकी 100 फीट होती है। इंजीनियरिंग जरीब जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 100 फीट होती है। अगर इंजीनियरिंग जरीब की कड़ियां की बात की जाए तो उसमें कड़ियां कितनी होती है, उसमें कड़ियां भी 100 होती हैं। आगे देखते हैं। गुनिया का प्रयोग होता है, तो गुनिया का प्रयोग क्या के लिए होता है, लंब डालने के लिए। ठीक है, लंब डालने के लिए। मान के चलो जैसे ये खेत है, जैसे कि ये खेत है इस तरह से, तो बीच में इस तरह से लंब डालने के लिए, इस तरह से लंब डालने के लिए गुनिया का प्रयोग होता है। साहुल का प्रयोग किया जाता है। साहुल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ढालू भूमियां, जहां ढलान होता है भूमियों में, उनको मापने के लिए साहुल का प्रयोग किया जाता है। गट्टा बना होता है। गट्टा काय का बना होता है, बांस का बना होता है। गट्टा काय का बना होता है, बांस का बना होता है। आगे देखते हैं। गट्टे का प्रयोग किया जाता है, तो गट्टे का प्रयोग किस लिए किया जाता है, छोटी लंबाइयों को मापने के लिए। गट्टे का प्रयोग किस लिए होता है, छोटी लंबाई, जितनी भी छोटी लंबाइयां होती हैं उनको मापने के लिए होता है। चकबंदी आयुक्त होता है। चकबंदी आयुक्त कौन होता है, तो चकबंदी विभाग का प्रमुख होता है। कौन होता है, चकबंदी विभाग का प्रमुख होता है चकबंदी आयुक्त। चकबंदी की प्रक्रिया एक कल्याणकारी योजना है। किसकी योजना है ये, राज्य सरकार की। किसकी योजना है ये, राज्य सरकार की। आगे देखते हैं। कैडस्ट्रल सर्वेक्षण में भूमापन किया जाता है, तो भूमापन किसके द्वारा किया जाता है, गल्टर जरीब के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, गल्टर जरीब के द्वारा।
गार्टरी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 132 फीट। देखो अभी तक जितनी भी जरीब हमने पढ़ी है उनमें सब में लंबाई कौन सी सबकी किससे ज्यादा है? गल्टर की है, 132 फीट होती है। अब देखिए एक बीघा में कितने वर्गज होता है? तो एक बीघा में 3025 वर्गज होता है। कितना वर्गज होता है? 3025 वर्गज होता है। ठीक है ना? ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। एक गज इलाही बराबर होता है तो 33 इंच। एक गज इलाही कितने के बराबर होता है? 33 इंच के बराबर होता है। जोत चकबंदी अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में कब बनाया गया था? तो यूपी में कब बना था ये जोत अधिनियम? तो 1953 में बना था। लेखपाल होता है, लेखपाल कौन होता है? ग्राम स्तर का सरकारी कर्मचारी। गांव के लेवल का ही कौन होता है? ये सरकारी कर्मचारी होता है। आगे देखते हैं। गट्टा, गट्ठा होता है। गट्ठा क्या होता है? तो जरीब की कुल नाप के 100वें अंश के बराबर होता है। जो भी जरीब की टोटल लंबाई होती है उसका 10वें हिस्से के बराबर कौन होता है? गट्टा होता है। जैसे कोई जरीब है तो जरीब हमारी सपोज करो 33 फीट की है। कितने फीट की है? 33 फीट की है। तो इसका 10वां हिस्सा, तो इसमें 10 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3.3 आ जाएगा। तो 3.3 फीट जो हो गया, 3.3 फीट जो हो गया वो क्या हो गया आपका? गट्ठा हो गया। क्या हो गया? गट्ठा हो गया। आगे देखते हैं। जरीब में छल्ला प्रयुक्त होता है। तो जरीब में जो छल्ला प्रयुक्त होता है वो किस लिए यूज होता है? लंबाई को घटाने बढ़ाने के लिए। ठीक है। शाहज साहज हानि जरीब की कुल लंबाई होती है। तो देखो ये वाली और लंबी हो गई 165 फीट की। कितनी लंबी हो गई? 165 फीट की। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कौन कितनी लंबाई है। थाक बस्टा सर्वेक्षण में भूमापन किया जाता है। तो भूमापन किसका किया जाता है? साहज हानि जरीब से। किससे मापते हैं? साहज हानि जरीब से। गल्टरी जरीब का आविष्कार किया गया था। तो गल्टरी जरीब का आविष्कार किसने किया था? ब्रिटिश अधिकारियों ने किया था। ठीक है, गल्टर द्वारा। गल्टरी जरीब की लंबाई होती है 132 फीट। ये फिर से आगे क्वेश्चन आगे देखते हैं। दशमिक दशमिक प्रणाली पर आधारित जरीब है। कौन सी है? मीट्रिक जरीब है। कौन सी जरीब है? मीट्रिक जरीब है। मीट्रिक जरीब में कितनी कड़ियां होती हैं? 100 कड़ियां होती हैं। कितनी कड़ियां होती हैं? 100 कड़ियां होती हैं। नाप के लिए प्रयुक्त होने वाले इलाही गज बराबर होती है। तो इलाही गज जो बराबर होता है वो कितने के बराबर होता है? 41 उंगुल की नाप के बराबर होता है। कितने उंगुल के बराबर होता है? 41 उंगुल की नाप के बराबर होता है। आगे देखते हैं। मीट्रिक जरीब की लंबाई होती है। तो मीट्रिक जरीब की लंबाई कितनी होती है? 20 मीटर होती है। कितनी होती है? 20 मीटर होती है। भारत के मानचित्र का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था? तो भारत के मानचित्र का पहली बार प्रकाशन हुआ था 1772 में। कब हुआ था? 1772 में। देश का प्रथम मानचित्र किसने तैयार किया था? तो देश का प्रथम मानचित्र किया था जनरल रेनेन रेनेल ने। किसने? जनरल रेनेल ने। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में उपलब्ध मानचित्र का मुद्रण सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1870 में। ठीक है, जो इस समय मुद्रण मतलब चल रहा है जो मानचित्र वो कब हुआ था? 1870 में। इस्तमरारी इस्तमरारी फिर से पढ़ रहा हूं, इस्तमरारी या फिर स्थाई भी बोलते हैं इसे, स्थाई बंदोबस्त को उत्तर प्रदेश के बनारस में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1795 के रेगुलेशन 6 के द्वारा। ठीक है, रेगुलेशन 6 के द्वारा। छठवें, दाखिल खारिज की जाती है। दाखिल खारिज क्या होता है? जब भूमि के कब्जे या फिर स्वामित्व में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी उसका स्वामित्व जो है चेंज हो रहा है, जैसे बेच दी जमीन, ठीक है, या कब्जा किसी ने कर लिया, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? दाखिल खारिज किया जाता है। आगे देखते हैं। भूमि में कृषि वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून। ये क्वेश्चन शायद फर्स्ट चैप्टर में भी आया था। ठीक है, 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। अधिकारी अभिलेख में शामिल होते हैं। क्या होते हैं? खसरा और खतौनी। सिंपल है। अमीन का मुख्य कार्य होता है। तो अमीन का मुख्य कार्य क्या होता है? भू राजस्व की वसूली करना। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। फसली वर्ष कहा जाता है। तो फसली वर्ष किसे कहा जाता है? कृषि वर्ष को। क्या किसे कहा जाता है? कृषि वर्ष को। देखो आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन रिपीट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं रिपीट होने से, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा है और वो फिर से रिपीट हो रहा है तो एक तरह से आप लिंक बनाएंगे चीजों को। ठीक है, लिंक करेंगे। इससे क्या है कि आपकी पुरानी यादें फिर से ताजा होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विवादों को पंच निर्णय को निर्देशित करने का अधिकार होता है प्रत्येक राजस्व न्यायालय को। कौन करता है? पंच के पास कौन भेजता है? न्यायालय भेजता है, राजस्व न्यायालय को भेजता है। विवादों को पंच निर्णय को निर्देशित करने का अधिकार किसे नहीं है? नहीं किसे नहीं है? तो तहसीलदार को नहीं है। ठीक है, तहसीलदार इसमें कुछ नहीं कर सकता।
मालगुजारी क्या है? यह एक टैक्स है। क्या है मालगुजारी? क्या है? एक टैक्स है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मालगुजारी क्या है? टैक्स लिखा होगा ऑप्शन में। जो भूमि पर उसकी उपज पर लगाया जाता है, मतलब जो भी खेती में जो भी पैदा होगा उसकी उपज पर जो लगेगा वो मालगुजारी टैक्स होता है। भू राजस्व क्या है? भू राजस्व क्या है? संविदा की वस्तु जिसे पक्षकारों के करार से परिवर्तित किया जा सकता है उसे बोलते हैं भू राजस्व। क्या बोलते हैं? भू राजस्व। पंचायती समिति द्वारा निर्धारित निर्णयों को कार्यान्वयन कौन करता है? तो पंचायती समिति द्वारा जो भी निर्णय आते हैं उनको कौन कार्यान्वयन करता है? तो खंड विकास अधिकारी करता है। कौन करता है? खंड विकास अधिकारी करता है। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूला जाने वाला टैक्स क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो लंबाई को जो मापते हैं तो वो क्या प्रयोग किया जाता है? तो जरीब यूज किया जाता है, करम यूज किया जाता है और पोल यूज किया जाता है। तीन चीजें यूज होती हैं लंबाई मापने के लिए, जरीब, करम और पोल। भूमि सुधार हेतु भारत में सबसे पहले क्या प्रारंभ किया गया था? जमींदारी उन्मूलन। क्या प्रारंभ किया गया था? जमींदारी उन्मूलन। ठीक है। भूमि सुधार के लिए सबसे पहले क्या आया था? जमींदारी उन्मूलन। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियों, कोणों और ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला क्या कहलाती है? तो सर्वेक्षण कला कहलाती है। ठीक है। दूरियां वगैरह नप रही है तो वो क्या है? सर्वेक्षण कला कहलाती है। आगे देखते हैं। भारत में जमींदारी प्रथा शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी? कार्नवालिस ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? कार्नवालिस के द्वारा की गई थी। लेवल यंत्र, एक सेकेंड, हाँ, अब देखिए, लेवल यंत्र में स्टाफ पठनांक पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ते हैं? ऊपर से नीचे की ओर, मतलब लेवल जो होता है ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हैं। मोस्टली यही होता है, बुक भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की लाइन तरफ पढ़ते हैं। नबार्ड द्वारा वित्तीयन किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष का। किसके द्वारा? ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष का। महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर किसका स्वामित्व होता है? मतलब किसका, मतलब किसके प्रभाव में रहती है? मतलब कौन मालिक होता है? तो ग्राम समुदाय होता है। कौन होता है? ग्राम समुदाय का। भारत में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा, कब किया गया था या किसके द्वारा किया गया था? तो विनोबा भावे द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे द्वारा। भारत में भू आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो सर्वप्रथम सबसे पहले भू आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में भू आंदोलन, सॉरी भूदान आंदोलन। ठीक है। भूदान आंदोलन मतलब भूमि का दान देना। ठीक है। आगे देखते हैं। सर्वेक्षण में आधार रेखा होती है। तो सर्वेक्षण जब किया जाता है तो उसकी आधार मतलब कि एक बेस लाइन क्या होती है? बेस क्या होता है? तो सर्वेक्षण में लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे लंबी रेखा, मतलब जो भी बीच में से सबसे लंबी रेखा होगी वही बेस लाइन होगी। ठीक है नहीं? ठीक है। खेतों में जो सबसे लंबी रेखा जा रही है, सबसे दूर तक जा रही है, उसी को बेस लाइन मान के हम खेतों का बंटवारा करेंगे। जैसे सपोज करो इस तरह से है ये। अब मान के चलो इधर एक खेत ये है। ठीक है। अब समझना, जैसे कि ये खेत है, फिर इसके बगल में ये छोटा खेत है। ठीक है। फिर मान के चलो ये बड़ा खेत आ गया किसी का, इस तरह से। तो ये जो लाइन जा रही है ये है बेस लाइन। ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक एक ये खेत है किसी का इतना बड़ा। तो इस तरह से इस रेखा को क्या बोलते हैं? बेस लाइन बोलते हैं। एक बिस्वा बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? 20 बिस्वांशी के। एक बिस्वा में क्या होते हैं? 20 बिस्वांशी होती हैं। प्लेन टेबल का दिक्स्थापन सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो प्लेन टेबल जो होती है उसके इसको प्रभावित करेगी, तो पटल सर्वेक्षण को। किसको प्रभावित करेगी? पटल सर्वेक्षण को। दिक् स्थापन की शुद्ध विधि क्या है? तो पश्चावलोकन। कौन सी विधि है? पश्चावलोकन। भूदान आंदोलन का संबंध है भूमि सुधार से। चकबंदी का प्रमुख उद्देश्य है जोतों के उपविभाजन को रोकना, कृषकों के अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना। मतलब चकबंदी में मेन क्या होता है कि जो अलग अलग जमीनें हैं लोग किसानों की, उनको एक जगह पर इकट्ठा करना। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता मिली। तो भूमि सुधार कार्यक्रम को सबसे ज्यादा सफलता किस जगह पर मिली? तो पश्चिम बंगाल में मिली। कहां पर मिली? पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं। भूमि सुधार विषय है राज्य सूची का। किसका विषय है? राज्य सूची का। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? 1950 में। भारत में
संपत्ति का अधिकार, तो भारत में जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। भूदान आंदोलन किस गांव से प्रारंभ हुआ था? तो पोचमपल्ली। कौन सा गांव है? पोचमपल्ली गांव। ये कहां पर है इस समय? वर्तमान में तेलंगाना राज्य में है। भूदान आंदोलन था क्या था? एक स्वैच्छिक आंदोलन, मतलब अपनी इच्छा से लोगों ने खुद किया था, स्वैच्छिक आंदोलन था। भारत में भू आंदोलन में लोगों द्वारा, ठीक है, लोगों द्वारा क्या? स्वेच्छा से बेशी, मतलब खाली पड़ी जमीन, भूमि को भूमिहीनों को दान कर दी गई थी। मतलब जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी और जिनके पास ज्यादा जमीन थी, मतलब एक्स्ट्रा जमीन थी जो यूज नहीं हो रही थी, तो उनको दान कर दी गई थी। भूदान आंदोलन ये था। ठीक है, आगे देखते हैं। किसके द्वारा खसरा तैयार करके अगले वर्ष रजिस्टर कानूनगो के पास जमा कर दिया जाता है? तो लेखपाल के द्वारा। ये काम कौन करता है? लेखपाल करता है। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम पारित किया गया था 1953 में। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब आया था? 1953 में। जिला अधिकारी जब राजस्व वसूल करता है, तो जिला अधिकारी जब राजस्व को इकट्ठा करता है तो क्या कहलाता है? वो कलेक्टर कहलाता है। जब वो पैसा इकट्ठा कर रहा है, राजस्व इकट्ठा कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टर बोलेंगे। भारतीय संविधान में जिला शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ था? तो 233 अनुच्छेद में। ठीक है, तो जिला शब्द किस अनुच्छेद में मिलेगा आपको? 233 में। ठीक है। कौन सा अधिकारी कार्य को करता है राज्य सरकार के लिए, लेकिन उसके पद की सेवा शर्तें नियंत्रित होती हैं केंद्र सरकार द्वारा? ठीक है, तो ये कौन करता है? कौन सा अधिकारी? तो जिला अधिकारी। कौन करता है? जिला अधिकारी। मतलब फिर से पढ़ रहा हूं, कौन सा अधिकारी कार्य करता है राज्य सरकार के लिए, मतलब काम तो हो रहा है राज्य सरकार के लिए, लेकिन उसके पद, सेवा और शर्तें निरंतर जो होती हैं वो किसके द्वारा होती है? केंद्र के द्वारा होती है, तो जिला अधिकारी होते हैं। जो डीएम की पोस्ट होती है, आईएएस होती है, तो वो यूपीएससी एग्जाम लेती है। और यूपीएससी कौन कंडक्ट कराता है? राज्य सरकार का, सॉरी, केंद्र सरकार कराती है। कौन कराती है? केंद्र सरकार कराती है। ठीक है। सर्वप्रथम कलेक्टर का पद का सृजन किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। आगे देखते हैं। भारत में जिले को किस प्रशासनिक इकाई के रूप में विभाजित किया गया है? तो उपखंडों। किसमें किया गया है? उपखंडों में किया गया। मतलब जिले को किन में बांटा गया है? उपखंडों में बांटा गया है। चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता। क्या नहीं लिया जा सकता? बाग, कब्रिस्तान या फिर स्थायी चरागाह। ये तीनों चीज जो है चकबंदी के अधीन नहीं ली जाएंगी। मतलब कोई बाग आ रहा है या कोई कब्रिस्तान आ रहा, तो चकबंदी जब लगाई जाएगी तो उनसे अलग लगाई जाएगी, मतलब उस एरिया में नहीं लगाई जाएगी। कब्रिस्तान को भैया, कब्रिस्तान में कैसे लगा सकता है भाई? कोई वहीं किसी जगह पे, मतलब किसी को गाड़ा गया है, कब्रिस्तान है, तो उसकी लाश वहां से निकाल के थोड़ी जाएगी। ठीक है नहीं? ठीक है, ऐसी स्थायी जो चरागाह है, जमीन पर जो जानवर चरते हैं, ऐसी बाग है, तो उनको उखाड़ के थोड़ी हटाया जाएगा। बाग को कैसे ले जाएंगे बड़े बड़े? चलिए, उपखंडों को विभाजित किया जाता है तहसील में। ठीक है, किसमें कैसे बांटा जाता है? तहसील में। स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लोकतंत्र की पाठशाला। क्या कहा जाता है? लोकतंत्र की पाठशाला। ग्राम विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1974 में। कब हुई? 1974 में। ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई? 1974 में। राज्य और जिले कड़ी के रूप में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? जिला अधिकारी के द्वारा। राज्य और जिले कड़ी के रूप में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? जिला अधिकारी के द्वारा। आगे देखते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जिला अधिकारी कार्य करता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जिला अधिकारी किसका कार्य करता है? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का। किसका काम करता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी का। भारत में जिला प्रशासन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ए के गोयल ने लिखी है। किसने लिखी है? ए के गोयल ने। भारत में जिला प्रशासन, पूरा नाम देख लेते हैं, जिला प्रशासन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए के गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला अधिकारी को माना जाता है, तो जिला अधिकारी को क्या माना जाता है? तो भारतीय प्रशासन का मेरुदंड, मतलब कि एक क्या है? रीढ़ की हड्डी की तरह माना जाता है। ठीक है, भारतीय प्रशासन का मेरुदंड किसे माना जाता है? जिला अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटवारी होता है, तो पटवारी कौन होता है? राजस्व प्रशासन की सबसे निचले स्तर पर, मतलब राजस्व प्रशासन जो होता है सबसे नीचे जो कौन होता है? पटवारी या लेखपाल होता है। तहसील द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है? भू राजस्व प्रशासन का संचालन। किसका किया जाता है? भू राजस्व प्रशासन का संचालन। किसके द्वारा? तहसीलदार के द्वारा।
मापन की एक इकाई के रूप में एयर, क्या एयर का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए यूज होता है? क्षेत्रफल नापने के लिए। किसके लिए? क्षेत्रफल मापन के लिए एयर का यूज होता है। उद्देशीय अभिकरण नहीं है, उद्देशीय अभिकरण नहीं है। क्या नहीं है? दिल्ली नगर निगम। क्या नहीं है? दिल्ली नगर निगम। पटवारी के अभिलेखों का निरीक्षण करता है। कौन करता है? गिरदावर कानूनगो। कौन करता है? गिरदावर कानूनगो। अंक नम, एकड़ और कैनाल इकाई है। किसकी इकाई है? भू क्षेत्रफल मापन की। किसकी इकाई है? भू क्षेत्रफल मापन की। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पारंपरिक रूप से भू क्षेत्रफल को मापन के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? जरीब का। किसका किया जाता है? जरीब का। आगे देखते हैं, भू क्षेत्रफल मापन की अंतरराष्ट्रीय स्तर की इकाई है हेक्टेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी क्षेत्रफल को नापेंगे तो किसमें नापेंगे? हेक्टेयर में। भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई क्या है? विश्वांशी। कौन सी है? विश्वांशी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भू क्षेत्रफल के मापन के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? मुरब्बा। क्या है? मुरब्बा। ठीक है, कितना अच्छा नाम, मुरब्बा। अच्छा, अचार में यूज होता है ना मुरब्बा। ठीक है, आमले का मुरब्बा होता है, इस तरह से मुरब्बा। भूमि की पैमाइश की जाती है राजस्व विभाग द्वारा। किसके द्वारा? राजस्व विभाग द्वारा। वसूली कीमत निर्धारित की जाती है। वसूली की कीमत जो होती है उसे निर्धारित कौन करता है? बाजार कीमत की कम, बाजार कीमत जो होती है उससे कम होती है। ठीक है, वसूली की कीमत। नेक्स्ट देखते हैं, खसरा में दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है? गांव के भूखंड को एक विशिष्ट क्रमांक के द्वारा, मतलब एक नंबर दे दिया जाता है किसी भी भूखंड को, उसके द्वारा दर्शाया जाता है। फार्म स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जाती है। किसकी प्रविष्टि की जाती है? क्षेत्र की उपज के लेखे जोखे को। किसको? प्रक्षेत्र की उपज के लेखे जोखे को। सुआ मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा? भूमापन कार्य में एक जरीब की लंबाई पूरी होने पर अस्थायी निशानी के लिए। ठीक है, सुआ किसके लिए यूज होता है? एक अस्थायी निशान बनाने के लिए। ठीक है, परमानेंट नहीं, अस्थायी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम स्थानीय स्वायत्त प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1687 में। 1687 में। गांव में भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व होगा, भू राजस्व वसूली करता है। कौन करता है? पटवारी करता है। गिरदावर कानूनगो पर किसका नियंत्रण होता है? तहसीलदार का। कानूनगो पर किसका नियंत्रण होता है? तहसीलदार का। आगे देखते हैं, भूमापन में मुकाम क्या होता है? तो भूमापन जब करते हैं तो उसमें मुकाम क्या चीज होती है? तो जरीब लंबाई के आरंभ तथा समाप्त होने का स्थान। ठीक है, शुरुआत से लेके अंत तक का जो स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? मुकाम बोलते हैं। जिला कलेक्टर को अपने कार्यालय की सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? ठीक है, तो अनुच्छेद 311। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 311 के तहत जिला कलेक्टर अपने कार्यालय की सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद के द्वारा करता है। गिरदावर कानून को निरीक्षण करता है। किसका निरीक्षण करता है? पटवारी के कामों का। किसका निरीक्षण करता है? पटवारी के कामों का। पटवार हल्के से सीधा संबंध होता है। किसका? पटवारी का। गांव की सभी जानकारी से संबंधित मानचित्र किसके पास उपलब्ध होता है? पटवारी के। जो भी गांव से रिलेटेड नक्शा होता है वो किसके पास होता है? पटवारी के पास। पटवारी के पास सभी रिकॉर्ड होते हैं, तो पटवार हल्के का। किसका होता है? पटवार हल्के का। भारतीय संविधान द्वारा भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति की गई है। ठीक है, तो राज्य सरकार को। किसको दी गई है? राज्य सरकार को। भूमि सुधार के घटक हैं। भूमि सुधार के क्या घटक हैं? तो काश्तकारी सुधार, चकबंदी, मध्यस्थों का अन्मूलन, भू जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि वितरण करना। तो ये सब क्या है? भूमि सुधार के घटक हैं। भारत में सर्वप्रथम वारेन हास्टिंग द्वारा कलेक्टर पद सृजित किया गया था। तो कब किया गया था? सन बताना। तो 1772 में। कब किया गया था? 1772 में। जिला दंड नायक की भूमिका निभाता है। तो कब निभाता है? जिला कलेक्टर के रूप में। किसके रूप में? जिला कलेक्टर के रूप में।
उपबंध, तहसील तथा जिला स्तर हैं। किसके स्तर मतलब किसके खंड हैं ये? तो जिला प्रशासन के ही खंड है, तो जिला प्रशासन के भाग है। भारत के किस राज्य के द्वारा राजस्व मंडल को विघटित कर दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। कब हुआ ये? सबसे पहले पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा किस वर्ष राजस्व मंडल विघटित कर दिया गया था? तो 1995 में। कब किया गया था? 1995। ब्रिटिश भारत, देखो पश्चिम बंगाल क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले हो रही है ये सब काम। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम राजस्व मंडल स्थापित किया गया था, तो बंगाल प्रांत में। कहाँ किया गया था? बंगाल प्रांत में। ग्रामीण सामाजिक विकास में पंचायती राज संस्थाओं के दिए गए 1/3 महिला आरक्षण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो इस आरक्षण को लागू किया गया है तो कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वें, 73। भारत में सर्वप्रथम भूधारण की रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? टॉमस मुनरो ने। टॉमस मुनरो ने। भूमि सुधारों से संबंधित राज्य सरकार द्वारा पारित कानूनों को न्यायालय द्वारा पूर्णावलोकन से बचाने संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31B में है ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 31B संबंधित है, किससे संबंधित है? अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को अवैध घोषित होने से बचाने के लिए। ठीक है, 31B क्या कहता है? अधिकतम जोत सीमा निर्धारण, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा एक निर्धारित की गई है, इतनी जोत कर सकती है। ठीक है, 1 एकड़ कितना बीघे कच्चे के बराबर होता है? तो 1 एकड़ में 5 बीघे होते हैं। 1 एकड़ में कितने कच्चे बीघे होते हैं? 5 बीघे होते हैं। नक्शा संबंध क्षेत्र का क्या होता है? तो क्षैतिज प्रक्षेप होता है। क्या होता है? क्षैतिज प्रक्षेप होता है। 10,000 वर्ग मीटर बराबर होता है तो 1 हेक्टेयर के। किसके हेक्टेयर के? 1 हेक्टेयर के 10,000 वर्ग मीटर। जरीब सर्वेक्षण में एक ज्यामितीय आकृति का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है जरीब में? त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुज का। ट्राउसिंग विधि तथा अंतरछेदन विधि द्वारा किसके बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण किया जाता है? तो प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं का। प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं का। एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर जैसे किसी चैप्टर में हमारी टेबल से रिलेटेड कोई बात होगी या कुछ और रिलेटेड पॉइंट्स होंगे, तो वो लास्ट में जब हम टेबल से रिलेटेड बात करेंगे तो सब एक साथ डाल देंगे। ठीक है, अभी हम चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साधारण चयन से मापन होता है, तो किसका मापन होता है? छोटे खसरों का। छोटे खसरों का। किसी फीते से नाप लेने से में सबसे कम त्रुटि किसमें होती है? तो मतलब गलती कम हो, त्रुटि का मतलब गलती कम हो, तो किसमें होती है? इनवार फीता में। कौन से फीते में? इनवार फीते में। क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम चलाई जा रही है, तो कहाँ चलाई जा रही है? किसके द्वारा चलाई जा रही है? कारपोरेशन बैंक के द्वारा। कारपोरेशन बैंक के द्वारा। गज, क्लार्क तथा मील परंपरागत इकाइयां। किसकी परंपरागत इकाई है? लंबाई मापने की परंपरागत इकाइयां हैं। ग्रामीण समाज शास्त्र में अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है? ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का। किसका किया जाता है? ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का। लेखपाल द्वारा खतौनी में परिवर्तन हेतु प्रयोग किया जाता है, तो लेखपाल द्वारा खतौनी में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? लाल रोशनाई। क्या बोलते हैं? लाल रोशनाई। लेखपाल के कागजात पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? राजस्व अधिकारी के। किसके? राजस्व अधिकारी के। भूमि के विक्रय में के समय, भूमि जब बिकती है तो उसके विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क किस आधार पर लगाया था? जो शुल्क लगता है वो किसके आधार पर लगता है? तो भूमि के आकार के अकॉर्डिंग लगता है, मतलब भूमि की जो साइज है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। भूमि की जो कीमत है उसके अकॉर्डिंग लगेगा, तथा किस्म के आधार, मतलब भूमि कैसी है, खेती वाली है या एग्रीकल्चर है या पॉल्यूशन वाली है, मतलब आबादी वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका शुल्क लगता है। तो यही लास्ट क्वेश्चन था। तो आप सबको पता ही है कि आपको क्या करना है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कम से कम अपने साथ के पढ़ने वाले बच्चों को जो है, अपने साथ के जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको शेयर जरूर करिए। ठीक है, पढ़ने वाले 1-2 को ही करना, ज्यादा को नहीं, आप 1 को ही कर दीजिए बस। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।